नमस्कार दोस्तों, बात है 22 जून 2022 की, जब शिवसेना के एक लीडर एकनाथ शिंदे सडनली अपने साथ 30 एमएलए को लेकर गुजरात के सूरत सिटी में चले जाते हैं और वहां से कुछ एमएलए महाराष्ट्र गवर्नमेंट को एक नोटिस भेजता है कि अब हमारा लीडर उद्धव ठाकरे नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे है। महाविकास अघाड़ी सरकार शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस 3 पार्टी कोलिजन से बनी ये सरकार अब पूरी तरह से गिर चुकी है। शिवसेना का चीफ उद्धव ठाकरे ने रिजाइन कर दिया है एज ए चीफ मिनिस्टर। लेकिन सबसे शॉकिंग कर देने वाली बात यह है दोस्तों कि महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं एक और शिवसेना के पॉलिटिशियन एकनाथ शिंदे। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा क्या हालात बनी होगी महाराष्ट्र सरकार में कि पुरानी अलायंस को तोड़कर नई अलायंस के तौर पर नई सरकार बनानी पड़ी। महाराष्ट्र के पॉलिटिकल क्राइसिस के कारण ये बताया जा रहा है कि शिवसेना के एक लीडर एकनाथ शिंदे एक्चुअली में सत्ता में आने के लिए कई एमएलए को अपनी तरफ करके एक अलग पार्टी बना चुका है। वहीं कुछ लोगों को ये भी कहना है कि उद्धव ठाकरे बाल ठाकरे के हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ही कुछ लोगों को ये भी कहना है कि बीजेपी की सरकार ने एक्चुअली में शिवसेना के एमएलए को खरीद लिया है। तो दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में महाराष्ट्र की पॉलिटिकल क्राइसिस और शिवसेना के आइडियोलॉजी के पूरी हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। The year's 2022, but it looks like it's 2019 all over again in Maharashtra as the state witnesses yet another political thriller. तराड़ा ने कहा है कि उद्धव सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आपको बता दें, शिवसेना के बड़े नेता और मंत्री एकनाथ शिंदे गुजरात के सूरत पहुंच गए हैं। 10 से ज्यादा विधायक सूरत के द ग्राउंड भगवती होटल में इस वक्त मौजूद हैं और इस बीच उद्धव ठाकरे ने विधायकों की बैठक बुलाई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं न्यूज 18 के जनक दवे की ये खबर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। आपको संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा। दोस्तों इस महाराष्ट्र के पॉलिटिकल क्राइसिस को समझने से पहले आइए थोड़ा शिवसेना के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर शिवसेना जो पार्टी है वो फॉर्म कैसे की और हिंदुत्व वाली जो आइडियोलॉजी है जो इस क्राइसिस में बार बार यूज किया जा रहा है। तो इन सबको समझने के लिए थोड़ा इतिहास के पन्ने को पीछे पलटना होगा। तो दोस्तों शिवसेना की स्थापना की गई थी बाला साहेब ठाकरे के द्वारा। बाला साहेब ठाकरे एक्चुअली में अपना करियर शुरू किए थे एज ए कार्टूनिस्ट। ये कार्टून बनाने के काम किया करते थे इंग्लिश लैंग्वेज डेली, द फ्री प्रेस जर्नल और मराठी डेली नवशक्ति के लिए। तो समय के गुजरते गुजरते अपना कदम पॉलिटिक्स में रखना शुरू कर दिया और साल 1960 में अपना एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई मार्मिक नाम से। उस टाइम पर एक मैगजीन में हर रोज ये खबर जरूर छपती थी कि मराठी मानस एक्चुअली में ये है दोस्तों कि वहाँ के जो मराठी के लोग थे उनके ऊपर बहुत अत्याचार होता था, उन्हें बहुत जुल्म सहनी पड़ती थी। सरकारी नौकरियां खो रहे थे, कोऑपरेट जॉब खो रहे थे और कई तरह के जॉब जो कि साउथ इंडियन की तरफ जाने लगे थे। कई महाराष्ट्र के लोग इन सब के अत्याचार के खिलाफ कंप्लेन भी किया और मैगजीन वालों के पास एक लेटर भी लिखा कि बहुत गलत हो रहा है। वहां के जो नॉन मराठी लोग थे जो बड़े बड़े पोस्ट पर जॉब कर रहे थे मुंबई में, तो उन्हें कभी लुंगी वाला कहकर पुकारा गया था तो कभी मद्रासी कहकर। 1960 तक ये मैगजीन पूरे राज्य में फेमस हो जाता है और करीब 40,000 लोग पर डे इस मैगजीन को पढ़ते थे। केशव ठाकरे, फादर ऑफ बाल ठाकरे, एक्चुअली में इन्हीं का ये आइडिया था कि एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाए जो कि मराठी लोगों को राइट्स के लिए फाइट किया जा सके। और यहीं से दोस्तों उन्होंने अपने पार्टी का नाम चुना शिवसेना और 19 जून 1966 को ऑफिशियली शिवसेना के फाउंडेशन हो जाती है। अक्टूबर 1966 में जब इनकी पॉलिटिकल रैली की गई थी तो करीब 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे और देखते ही देखते शिवसेना एक विजिलेंट ग्रुप बन गई। विजिलेंट का मतलब ये होता दोस्तों कि किसी भी अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना। और फिर साल 1995 से लेकर 1999 तक शिवसेना की सरकार बन जाती है महाराष्ट्र में और अनफॉर्चुनेटली बाल ठाकरे का देहांत हो जाता है साल 2012 में और अपनी पार्टी की लीडरशिप पास ऑन कर देता है अपने बेटे उद्धव ठाकरे को। तो अब चलते हैं दोस्तों साल 2019 में, जब 2019 में महाराष्ट्र के स्टेट इलेक्शन होनी है और इन इलेक्शन में कैंडिडेट खड़े होते हैं शिवसेना के पार्टी से, एनसीपी के पार्टी से और कांग्रेस के पार्टी से और बीजेपी के पार्टी से। इलेक्शन होने के बाद सबसे ज्यादा बीजेपी को सीट मिली करीब 106 सीट, शिवसेना को मिली 56 सीट, एनसीपी को मिली 54 सीट और कांग्रेस को मिली 44 सीट। यहाँ पर बीजेपी एक इकलौता ऐसा पार्टी है जिनको हाई सीट मिली, बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाती है बीजेपी, क्योंकि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ये तीनों पार्टीज मिलकर एक कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है।
शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, इन तीनों पार्टीज को मिलाकर टोटल सीट हो गई थी 154 सीट। और महाराष्ट्र के गवर्नमेंट में टोटल सीटें हैं 288 सीटें। इनमें से गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए आपके पार्टी में करीब 145 सीट होनी चाहिए, तभी आप महाराष्ट्र में गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हो। लेकिन बीजेपी के पास सिर्फ 106 सीटें ही थी और इसी के चलते वो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाते हैं। और शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, ये तीनों पार्टी मिलकर एक कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म कर लेता है। और साल 2020 से लेकर 2021 में कुछ और छोटे छोटे पार्टी इन कोलिशन गवर्नमेंट के साथ देने लगा और करीब 21 एमएलए इनके कोलिशन गवर्नमेंट में शामिल हो जाता है। और इसी तरह से इन गठबंधन सरकार की 154 सीट से बढ़कर 175 सीट हो जाती है। और इन सारे पार्टी मिलकर एक सरकार को फॉर्म करती है और इस पार्टी का नाम रखा जाता है महाविकास अघाड़ी पार्टी। इन महाविकास अघाड़ी पार्टी में टोटल 175 एमएलए हो जाते हैं आउट ऑफ 288 सीट में से। यह गठबंधन सरकार 2019 से लेकर साल 21 जून 2022 तक ठीक ठाक चलती है। लेकिन 22 जून 2022 को शिवसेना की एक नेता एकनाथ शिंदे अपने साथ 30 एमएलए को लेकर गुजरात के सूरत सिटी में चले जाते हैं। और इनमें से कई एमएलए महाराष्ट्र के गवर्नमेंट को एक नोटिस भेजती है कि ये अब हमारा लीडर उद्धव ठाकरे नहीं बल्कि अब हमारे लीडर बन चुके हैं एकनाथ शिंदे। समय की गुजरते गुजरते 30 एमएलए से बढ़कर 42 एमएलए अब एकनाथ शिंदे के सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। 42 एमएलए के सपोर्ट के बाद अब कोलिशन गवर्नमेंट की पावर खत्म हो जाती है, क्योंकि टोटल कोलिशन गवर्नमेंट की सीटें थी 175, जिनमें 42 एमएलए एकनाथ शिंदे के सपोर्ट में आ जाता है। तो टोटल अब गठबंधन सरकार में 133 सीटें ही बच जाती है। और मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि महाराष्ट्र के गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए आपके पार्टी में एटलीस्ट 145 सीटें होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब कुछ लोगों को यह मानना है कि अब एकनाथ शिंदे के पार्टी और बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि शिवसेना और बीजेपी दोनों हिंदुत्व के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। और मैंने ये भी बताया हूं कि शिवसेना जो है वो बाल ठाकरे के द्वारा फॉर्म की गई थी और बाल ठाकरे जो थे वो बहुत लॉयल सपोर्टर थे हिंदुत्व का। लेकिन बाल ठाकरे के डेथ के बाद उद्धव ठाकरे ने अपने पिता बाल ठाकरे के हिंदुत्व वाला आइडियोलॉजी को फॉलो करना बंद कर दिया। और इसी के चलते साल 2019 के इलेक्शन में शिवसेना बीजेपी के साथ छोड़कर एनसीपी और कांग्रेस की सपोर्ट में आ जाता है। उद्धव ठाकरे बेसिकली अपने पिता के हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी को इग्नोर करने लगता है। लेकिन बाल ठाकरे के देहांत के बाद सभी शिवसेना के मेंबर उद्धव ठाकरे से यही एक्सपेक्टेशन था, यही सेम एक्सपेक्टेशन था कि जो उनके पिता हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी को फॉलो करेगा वो भी उद्धव ठाकरे भी फॉलो करे, पर ऐसा हुआ नहीं। और इसी के चलते उनमें से कई एमएलए नाराज हो गए हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं किए जाने के कारण। और इसलिए उनमें से एकनाथ शिंदे जो लीडर थे एक शिवसेना की, उन पर विश्वास किया और हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगा। और उन सबको एक राइट टाइम का वेट था, लेकिन वो राइट टाइम आ जाता है 22 जून 2022 को। एकनाथ शिंदे ने एक सेपरेट ग्रुप बना लेता है शिवसेना पार्टी में ही। और फिलहाल अभी उनके पार्टी में शिवसेना में हाफ ऑफ एमएलए उनके ग्रुप में आ चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात जानना बेहद जरूरी है कि कोई भी पार्टी के मेंबर किसी दूसरे पार्टी के मेंबर में तब तक नहीं जा सकता है जब तक उनके पास 2/3 ऑफ एमएलए नहीं हो जाता है। अगर 2/3 एमएलए के बिना ही कोई पार्टी दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर लेता है तो उन सबके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू कर दिया जाता है। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल में है। एंटी डिफेक्शन लॉ अगर किसी एमएलए के ऊपर लगा दिया जाता है तो वो पार्लियामेंट से हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एकनाथ शिंदे के पास 2/3 एमएलए सपोर्ट में है और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर सिर्फ 12 एमएलए के ऊपर ही एंटी डिफेक्शन लॉ केस फाइल किया। और उन्होंने ये कहा कि अगर उन 12 एमएलए डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो हम बाकी एमएलए को पैसे देकर कन्विंस कर लेंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे का ये प्लान नाकामयाब हो जाता है क्योंकि एकनाथ शिंदे के पार्टी में 42 एमएलए ऑलरेडी आ चुके थे। तो अब उनके ऊपर कोई भी एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं किया जाएगा और फिर एकनाथ शिंदे और उनके बाकी एमएलए बीजेपी के साथ मिलकर एक नई सरकार बनाती है। बहुत सारे लोगों ने ये एक्सपेक्टेशन किया था कि बीजेपी की लीडर देवेंद्र फडणवीस एक्चुअली में चीफ मिनिस्टर बनेंगे महाराष्ट्र के, लेकिन उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया जाता है और एकनाथ शिंदे बन जाते हैं महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि क्या अब शिवसेना एकनाथ शिंदे के नाम से ही जाना जाएगा? क्या ठाकरे परिवार अब पॉलिटिक्स छोड़ देंगे या फिर एक अलग जोश के साथ नेक्स्ट इलेक्शन में तैयार करेगी? इन सब सवालों के लिए दोस्तों हम सबको 2024 तक वेट करना होगा क्योंकि नेक्स्ट स्टेट इलेक्शन साल 2024 में होने वाली है।
तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो भी हमेशा की तरह आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चलता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो।